नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आरएल सीरीज सर्किट, सिंगल फेज आरएल सीरीज सर्किट, जिसमें हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को इस प्रकार सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं और उसके अक्रॉस हम एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप ये सिंगल फेज एसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वो करंट रेजिस्टर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू पास होके ऐसा आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जैसे ही करंट रेजिस्टर और इंडक्टर में से पास होगा, वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दो वोल्टेज ड्रॉप इस प्रकार हमारे बन जाएंगे, तो हम उसे बोलेंगे VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, हम पहले कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स देखेंगे सर्किट के। सपोज V ये है आपका अप्लाइड RMS वोल्टेज, जो वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उसका RMS वैल्यू रहेगा V। देन I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीरीज करंट जो भी R और L में से पास होगा। ठीक है, जब भी करंट सर्किट में से फ्लो होगा, यहाँ पे दो वोल्टेज ड्रॉप बनेंगे, एक VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और दूसरा रहेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस VL। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो ओम्स लॉ के अनुसार बन जाएगा I इंटू आर, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है वो बनेगा I इंटू एक्सएल। तो R मतलब आपका रेजिस्टेंस और एक्सएल मीन्स रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने पहले देखा है दोस्तों, इन प्योर रेजिस्टेंस आपका जो वोल्टेज और करंट रहता है वो इन फेज रहता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस वोल्टेज और करंट जो रहता है उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। सो हम उसे बोलेंगे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो सेम आप इस इंडिविजुअल फेजर डायग्राम से देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर, अगर ये आपका करंट है तो आपका जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीडिंग रहेगा, तो उसे आपको ऊपर की साइड में दिखाना होगा और आपका जो फेज डिफरेंस है वो बनेगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है वो बनेगा 0, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट इन फेज रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बन गए आपके इंडिविजुअल फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस। लेकिन अभी हमने ये R और ये जो इंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी आपको इसका इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फेजर डायग्राम ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल फेजर डायग्राम, इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी करंट दिखाई दे रहा है आपको और इसमें भी करंट दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करंट को एज अ रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो करंट आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका करंट। ठीक है, और फॉर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, तो VR भी आपका इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा इस प्रकार। तो ये बन जाएगा आपका VR मतलब करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है दोस्तों, और ये जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो करंट के विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, 90 डिग्री लीडिंग है, तो वो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका VL। तो अभी आपके पास तीनों क्वांटिटीज़ है, करंट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। अभी आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो वो कैसे निकालेंगे आप, जैसे ही जहाँ पे आपका VL ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, जहाँ पे VR ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट बनेगा वो और आपका ओरिजिन पॉइंट अगर इनको आप जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका वोल्टेज। ये V मतलब आपका अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे फेज डिफरेंस फाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। दोस्तों जब आप फेजर डायग्राम निकालेंगे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वोल्टेज आर डिफरेंट फॉर इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, लेकिन दोनों का जो करंट है वो सेम है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जब आप फेजर डायग्राम निकालने वाले हैं तो जो क्वांटिटी कॉमन रहती है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इज कॉमन फॉर बोथ रेजिस्टर एज वेल एज इंडक्टर। तो दो जो पैरामीटर कॉमन है उसको आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। तो यहाँ पे करंट कॉमन है दोनों के लिए, तो करंट को हम एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे। तो करंट आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और बाद में अकॉर्डिंग टू करंट आपको दोनों वोल्टेज दिखाना है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये बन गया आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो एक पैरामीटर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से दूसरे के पैरेलल में आपको ऐसा प्रोजेक्शन लेना है। उसी प्रकार वी आर के एंड से आप वी एल के पैरेलल प्रोजेक्शन लेंगे, और वो जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है अगर उसको ओरिजिन से जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा फाइनल वोल्टेज V। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो वोल्टेज कनेक्ट किया है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक बन जाएगा VR और एक बन जाएगा VL। सो वोल्टेज इज डिवाइडेड बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो जैसे कि आप फेजर डायग्राम में देख रहे हैं, VR जो है वो एक्स एक्सिस पे है और VL जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों को अगर आप मिला देंगे VR और VL को, तो आपका क्या बनना चाहिए, टोटल वोल्टेज V। लेकिन ये जो VR है और VL है, they are out of phase, they are not in same phase because VR is on x axis, VL is on y axis। तो उनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको फेज़र एडिशन लेनी पड़ती है, तो उसे हम बोलेंगे फेज़र सम, उसको हम बोलेंगे फेज़र सम। तो दोस्तों अगर आपको नॉर्मल सम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, अप्लाइड वोल्टेज V इज डिवाइडेड बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, तो आपका बन जाएगा VR प्लस VL। लेकिन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे VR और VL ये दोनों आउट ऑफ फेज है, तो उनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो आपको लेना पड़ेगा फेजर सम। तो फेजर सम इंडिकेट करने के लिए आपको इनके ऊपर ऐसा बार इंडिकेट करना होगा। तो व्हाट डज दिस बार मीन्स, अगर आपको बार निकालना है तो एक तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको क्या करना होगा, हर एक क्वांटिटी का स्क्वायर लेना होगा। तो अगर बार निकालना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर की एडिशन होती है तो उसे हम बोलते हैं फेज़र एडिशन। और फेज़र एडिशन कब करनी होती है, जब आपकी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर सेम एक्सिस पे नहीं है तो उसको आपको कंपल्सरीली फेज़र एडिशन लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा इक्वेशन बन गया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर स्क्वायर निकालना है तो आपका v होगा, दूसरी साइड को आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। सो वी आर स्क्वायर इन रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अभी हमने वी आर और वी एल इन दोनों का इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया है। तो वी आर आपका बन जाएगा आई आर उसका स्क्वायर, और वी एल आपका बन जाएगा आई एक्स एल उसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोनों में आई कॉमन है और उसका स्क्वायर है। तो अगर आप आई स्क्वायर कॉमन लेते हैं और उसको रूट के बाहर लेते हैं तो आपका ये बन जाएगा आई, और आपका रूट में बचेगा इन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपको करंट निकालना है तो आपका करंट क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, अगर ये रूट की क्वांटिटी अगर आप लेफ्ट साइड में लेते हैं तो आई इज इक्वल टू आपका बन जाएगा वी अपॉन इन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे जेड, जेड इंडिकेट्स इम्पेडेंस। ठीक है, तो जब आपके सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे इम्पेडेंस। तो आपका करंट बन जाएगा वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस। ठीक है दोस्तों, तो रिएक्टेंस दो टाइप का होता है, इंडक्टिव एज वेल एज कैपेसिटिव। तो अगर आपके सर्किट में रेजिस्टर के साथ में अगर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर या दोनों हैं तो उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम बोलेंगे इम्पेडेंस, एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय जेड। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी जेड इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस, और वो क्या इंडिकेट करता है, तो जब ये करंट ये सर्किट से फ्लो होगा, तो दोस्तों ये इम्पेडेंस मतलब हम इसे बोलेंगे टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट। तो ये रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों मिलकर ये करंट को अपोज करेंगे, तो दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी इम्पेडेंस। बिकॉज अगर रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है तो उसे बोलेंगे आर, और इंडक्टेंस अगर करंट को अपोज करता है तो उसे बोलेंगे एक्सएल।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो क्वांटिटी बनती है उसे हम बोलेंगे इम्पेडेंस, ठीक है। और इम्पेडेंस मीन्स व्हाट, इट इज़ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस आप या फिर रिएक्टेंस आप ओहम में मेज़र कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार आपका इम्पेडेंस भी ओहम में मेज़र होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। अभी हम इसके वेरियस पैरामीटर्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला पैरामीटर है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इंडिकेटेड बाय फाई। उसे हम एक तो डिग्रीज में मेज़र कर सकते हैं या फिर रेडियन में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले देखा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो रहता है उसमें फेज डिफरेंस जीरो रहता है, मतलब वोल्टेज और करंट जो रहते हैं दोनों एक ही फेज में रहते हैं। लेकिन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट आपका फेज डिफरेंस कितना बनता है, π/2 या फिर 90 डिग्रीज, मतलब आपका जो वोल्टेज है वो लीडिंग रहता है, ठीक है। अभी आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आपका जो फेज डिफरेंस है वो 0 भी नहीं रहेगा और 90 भी नहीं रहेगा, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस दिस सर्किट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, सो आपका जो फेज डिफरेंस है वो 0 और 90 इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्पेशल फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो वो फाई मतलब आपका फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फाई मेज़र करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो इस प्रकार रहता है, tan इनवर्स ऑफ, और आप क्या लेंगे, वी एल अपॉन वी आर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वी एल मतलब है आपका आई एक्स एल और वी आर है आपका आई इंटू आर। अगर करंट को आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका फाई क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाय आर, tan इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और अगर आप फाई कैलकुलेट करते हैं तो आपको कंक्लूड होगा कि ये जो वैल्यू है वो 0 और 90 ये इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका रेजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यू चेंज होंगी, आपके एक्सएल और आर दोनों चेंज होंगी और साथ में भी आपका फेज डिफरेंस जो है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर आप रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यूज़ को अगर चेंज करते हैं तो आपका फेज डिफरेंस भी साथ में चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इस पे से वेवफॉर्म निकालेंगे। तो सपोज़ ये आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है। तो सपोज़ आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज का वेवफॉर्म वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हमने प्योरली इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट में देखा था, आपका जो करंट है वो भी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था, और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें आपका करंट जो है वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था, बिकॉज दे आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 90। लेकिन अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर है, तो आपका फेज डिफरेंस 0 भी नहीं बनेगा और 90 डिग्री भी नहीं बनेगा, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90। तो आपका जो करंट है वो एकदम 0 से भी स्टार्ट नहीं होगा और 90 डिग्री से भी स्टार्ट नहीं होगा, वो 0 और 90 इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो वैल्यू का हम बोलेंगे फाई। तो ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करंट जो है, इनके दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसे हम बोलेंगे फेज डिफरेंस फाई। तो ये जो आपका फेज डिफरेंस है ये 0 और 90 इन दोनों के बीच में वेरी होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपके वेवफॉर्म रेडी है, तो उस पे से आप वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपका वोल्टेज क्या है, वो स्टैंडर्ड साइन वेव है, साइनोसॉइडल एसी सप्लाई है, तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा टी में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज का वो कितना है, 0 डिग्री से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा टी माइनस 0 मतलब आपका इक्वेशन बन जाएगा वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। और जो करंट है आपका, वो करंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिग्रीज के बाद स्टार्ट हो रहा है, मतलब करंट जो है वो लैगिंग है, वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है, करंट बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग, ठीक है। तो आपका करंट का इक्वेशन बन जाएगा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट कितने डिग्री से पीछे है आपका, 5 डिग्री से, तो ये बन जाएगा आपका आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, ये बन जाएगा आपका करंट का इक्वेशन। सो दिस इंडिकेट्स दैट वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 5, और 5 कितना रह सकता है, 0 और 90 इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि हमने ये फॉर्मूला में देखा है, आपका जो फेज डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा
इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, ठीक है। तो अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो आपका फेज डिफरेंस भी साथ में बढ़ते जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेज डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो साथ साथ में आपका फेज डिफरेंस भी जो है वो बढ़ते जाएगा। सो दिस इज अबाउट फेज डिफरेंस ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है। दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इम्पेडेंस। इम्पेडेंस मीन्स व्हाट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। बिकॉज जब आपका करंट रेजिस्टर से पास होगा वो भी करंट को अपोज करेगा, और जब वो इंडक्टर से पास होगा वो भी करंट को अपोज करेगा। तो दोनों का मिला के जो अपोजिशन बनता है टू द फ्लो ऑफ करंट उसे हम बोलेंगे इम्पेडेंस। और जैसे कि हमने पहले देखा है ये इम्पीडेंस की वैल्यू क्या रहेगी, इन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपका टोटल इम्पीडेंस बनेगा, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले देखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, 2πf इंटू एल। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, या फिर अगर इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो भी आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो साथ में आपका इम्पीडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इम्पीडेंस। अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पावर, मतलब व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम इन दिस सर्किट। तो जैसे कि हमने पहले देखा है पावर दो टाइप की रहती है। एक बनेगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, जो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो कुछ भी पावर है उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरी रहेगी एवरेज पावर जो एक कंप्लीट साइकिल के लिए रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर देखेंगे, उसको स्मॉल पी से इंडिकेट करेंगे, तो वो रहेगा वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अभी आप यहाँ पे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। वी एम और आई एम को पहले लिख लेंगे तो आपका बाद में बचेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी ये दोनों साइनोसाइडल क्वांटिटीज़ है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से साइन ए इंटू साइन बी क्या बनता है आपका, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपका ए है ओमेगा टी और बी है ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर इनको आप ये वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये बन गया अभी आपका पावर का इक्वेशन। इसमें हम कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं माइनस कॉस ए प्लस बी कर रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वी एम आई एम बाई टू, पहले बनेगा कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अभी ये दोनों क्वांटिटीज़ को सेपरेट कर देंगे, वी एम आई एम बाई टू से दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, और दूसरी बनेगी वी एम आई एम बाई टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वी एम आई एम टू और कॉस फाइव ये सारी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो पावर का ये जो पार्ट बनेगा ये कांस्टेंट पार्ट बनेगा, और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें ओमेगा है, ओमेगा टी है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी टाइम जो है वो आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो ये जो दूसरा पार्ट है पावर का ये आपका हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल। सो फर्स्ट पार्ट इज कांस्टेंट, सेकंड पार्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। दोस्तों अभी हम देखेंगे एवरेज पावर क्या रहता है। तो एवरेज पावर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर वन साइकिल, ठीक है दोस्तों। तो एवरेज पावर आप इंडिकेट करेंगे कैपिटल पी से। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर देखा है पावर में दो पार्ट है, एक कांस्टेंट पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट। अगर आपको एवरेज पावर निकलना है तो दोनों पार्ट की इंटीग्रेशन लेने पड़ते हैं। तो अगर हम दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ज़ीरो। तो कांस्टेंट पार्ट का इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको मिल जाएगा वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये जो टू है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो रूट टू इंटू रूट टू, तो वापस आपका क्या बन जाएगा टू, और वी एम और आई एम इनको हम सेपरेट लिख लेंगे, तो वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कॉस फाइव, ठीक है। तो वी एम बाई रूट टू आपका रहता है वी आर एम एस, आई एम बाई रूट टू आपका रहता है आई आर एम एस। तो उनको हम कैपिटल वी और कैपिटल आई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपका एवरेज पावर क्या बन जाएगा, वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। तो ये बन गया आपका एवरेज पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है। और कॉस फाइव क्या रहता है आपका, जैसे कि हमने पहले देखा है कॉस फाइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर फैक्टर। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाइड बाय अगर पावर फैक्टर करते हैं तो आपका बन जाएगा एवरेज पावर।
तो दोस्तों एवरेज पावर निकालने का और एक तरीका है। सपोज मुझे एवरेज पावर निकालना है तो आपका जो पावर है वो दो पार्ट में कंज्यूम होगा। एक पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर और एक दूसरा रहेगा पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर, बिकॉज हमारे सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा इसका रेजिस्टर का पावर क्या लिखेंगे हम, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, और ये क्या लिखेंगे रेजिस्टर में, इसलिए वी आर इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, प्लस इंडक्टर का पावर क्या लिखेंगे, वी एल इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट जो रहता है तो उसमें पावर फैक्टर कितना रहता है, या फिर पावर फैक्टर की जगह आप फाई का वैल्यू डाल दीजिए। आपका फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्रीज। ठीक है, वी एल इंटू आई, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा वी आर इंटू आई, और कॉस जीरो जो है वो आपका बनेगा 1 प्लस वी एल इंटू आई, और यहाँ पे जो आपका कॉस 90 रहता है वो रहता है 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा वी आर इंटू आई। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा वी आर इंटू आई। ठीक है, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई वी एल इंटू आई 0 बन जाएगा, और वी आर इंटू आई इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपका वी आर इंटू आई। तो ये भी एक पावर का इक्वेशन है। एक तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है कॉस फाई। तो कॉस फाई निकालने के लिए हमें फिर से फेजर डायग्राम की ओर जाना होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फेजर डायग्राम है। अगर आपको कॉस लिखना है, कॉस ऑफ फाई लिखना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से आपका कॉस फाई क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपका एडजेसेंट साइड क्या है, तो फाई का एडजेसेंट साइड क्या है आपका, ये वी आर है। तो वी आर को और एक इक्वेशन क्या है, आई इंटू आर। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनियस है तो ये बन जाएगा आपका वी। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मतलब क्या रहेगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल इम्पेडेंस। सो वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई जेड। तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा आई जेड, और ये जो आपका एडजेसेंट साइड है ये बन जाएगा आई इंटू आर, और ये जो वर्टिकल है ये रहेगा आपका अपोजिट साइड। तो हमें फिलहाल अपोजिट साइड की ज़रूरत नहीं है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या है, आ जाएगा आपका एडजेसेंट साइड मतलब वी आर, और वी आर का इक्वेशन क्या है, आई इंटू आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका वी। आपका हाइपोटेनियस है वी, तो वी के इक्वेशन में आपके पास है आई इंटू जेड। तो अगर आप आई आई कैंसिल करते हैं तो आपको कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर के लिए और एक इक्वेशन मिल जाएगा, वो बनेगा आर बाय जेड। तो कॉस फाई का और एक इक्वेशन है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पेडेंस। तो वही चीज़ हमने नीचे लिखी हुई है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो दोस्तों आपका कॉस फाई यहाँ पे बन जाएगा आई आर अपॉन आई जेड, मतलब आपको फाइनली मिल जाएगा आर बाय जेड। और जो आपका टोटल वोल्टेज है वो रहेगा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन बन गए। ये अगर आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो आपका पावर क्या मिल जाएगा, तो आपका पावर इज इक्वल टू बनेगा, v का इक्वेशन पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू आई इंटू जेड, बाद में मल्टीप्लाइड बाय करंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाद में हम लिखेंगे कॉस फाई की वैल्यू। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या है, आर बाय जेड। तो ये यहाँ पे आर बाय जेड कॉस फाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जेड और ये जो जेड है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आई मल्टीप्लाइड बाय आई, तो आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर, और ये जो रेजिस्टेंस है तो आपका इक्वेशन बनेगा आई स्क्वायर आर। तो ये आपका बन गया तीसरा इक्वेशन। तो आपको पावर के 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक तो वी आई कॉस फाई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर जो मैंने पहले लिखा था, आप पावर को और एक इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे हमने पहले डिराइव किया था वी आर इंटू आई। तो अभी आप पावर के इक्वेशन में देख सकते हैं सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, मतलब जो पावर कंजम्पशन जो भी होगा
वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा। इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगी, इट विल ओनली स्टोर द पावर एंड देन इट विल रिटर्न द पावर टू द सप्लाई। तो इंडक्टर में कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा, जो भी आपका पावर कंजम्पशन बनेगा वो टोटली रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा या फिर रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन होगा। वही हमने नीचे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन जो है वो टेक्स प्लेस ओनली इन रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस में आपका पावर कंजम्पशन होगा। इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, इट विल ओनली स्टोर द एनर्जी एंड देन इट विल रिटर्न द एनर्जी। तो ये हो गया आपका पावर कंजम्पशन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो रहेगा पावर कर्व, मतलब पावर का वेवफॉर्म। तो पावर का वेवफॉर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले वोल्टेज और करंट इन दोनों का वेवफॉर्म हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों सपोज ये आपका पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और आपको पता है इन आरएल सर्किट जो आपका करंट है वो 5 डिग्री से लैगिंग रहता है। तो 5 डिग्रीज के बाद में आपका जो है ये ब्लू कलर वाला मतलब करंट का वेवफॉर्म स्टार्ट होगा। सो दिस इज योर करंट, ओके। और ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर वोल्टेज, ठीक है। तो अभी हमारा पावर क्या रहता है, पावर रहता है V इंटू आई। तो आपको ये दोनों वेवफॉर्म मल्टीप्लाई करने होंगे, तो आपका पावर का वेवफॉर्म यानी पावर कर्व बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस एरिया के लिए आपका जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, लेकिन करंट जो है वो नेगेटिव है। तो आपका पावर कर्व क्या बन जाएगा, ऐसे नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है, तो आपका पावर कर्व कैसे बन जाएगा, इस प्रकार ऐसे पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका करंट तो पॉजिटिव है, लेकिन जो पिंक कलर मतलब वोल्टेज है वो निगेटिव है, तो आपका पावर कर्व क्या बनेगा, निगेटिव। और यहाँ से यहाँ तक के आपके करंट और वोल्टेज दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, अगेन आपका पावर कर्व क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो दोस्तों इस प्रकार जैसे मैंने निकाल के रखा है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पावर कर्व जो है वो इस प्रकार बनेगा। तो अब तक के जैसे हमने देखा है कि जितना एरिया पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था, मतलब पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर एग्जैक्टली सिमिलर थे। लेकिन अभी यहाँ पे इम्बैलेंस बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निगेटिव एरिया है, निगेटिव पावर है वो कम है, और जो पॉजिटिव पावर आपको दिखाई दे रही है वो ज़्यादा है। तो व्हाट डज दिस पॉजिटिव पावर मीन्स, पॉजिटिव पावर मतलब आपका जो पावर फ्लो है वो वोल्टेज से कहाँ जा रहा है, इंडक्टर की ओर जा रहा है, या फिर रेजिस्टर उसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर मतलब पावर कंज्यूम इन द रेजिस्टर। तो पावर कैसे फ्लो होगी, वोल्टेज सप्लाई टू रेजिस्टर। लेकिन जब आपका पावर निगेटिव रहता है तो उसका मीनिंग क्या रहता है, सिमिलरली। तो जब ये आपका वेवफॉर्म नेगेटिव है, पावर कर्व नेगेटिव है, इसका मतलब है आपकी जो एनर्जी है जो भी इंडक्टर में स्टोर हुई है वो एनर्जी वापस कहाँ पे जाएगी, वोल्टेज सोर्स की तरफ। मतलब इंडक्टर जो भी एनर्जी स्टोर करेगा उसे वापस सप्लाई की ओर भेज देगा, तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव पावर, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर मतलब कंज्यूम पावर, और निगेटिव पावर मीन्स जो भी पावर स्टोर्ड है उसे हम बोलेंगे निगेटिव पावर। तो इस प्रकार बनेगा आपका पावर कर्व। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा और नेगेटिव एरिया कम है। दिस इंडिकेट्स दैट एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज लेस एज कम्पेयर टू द एनर्जी कंज्यूम बाय द रजिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर कर्व। अभी आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो दोस्तों इम्पेडेंस ट्रायंगल निकालने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा आपका जो भी फेजर डायग्राम है वो लेना होगा। तो हमने जैसे देखा है कि एक्स एक्सिस पे क्या रहता है आपका करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या रहता है आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस मतलब VL, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनता है आपका, आपका बनता है ये टोटल वोल्टेज V। और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे फेज डिफरेंस Y, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आपको VL वर्टिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है इसको हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आपका जो VL है वो
यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका VL। यहाँ पे VR जैसा है वैसा ही रखेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो रहेगा आपका V, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये समवॉट सिमिलर टू द ट्रायंगल, ठीक है। अभी VR क्या है आपका, VR का इक्वेशन क्या बनेगा आपका I इंटू आर। VR क्या है आपका I इंटू आर, और ये जो VL आपने शिफ्ट किया है तो ये आपका है I इंटू एक्सएल, और जो टोटल वोल्टेज है वो रहता है टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल इम्पेडेंस, ठीक है। और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहता है उसे हम बोलेंगे फेज एंगल फाई, ठीक है दोस्तों। तो अभी हर एक चीज़ में क्या कॉमन है, करंट करंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करंट करंट और करंट, तीनों में करंट कॉमन है। तो हम अगर वो करंट को निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Z, यहाँ पे बचेगा XL, और यहाँ पे बचेगा R। तो R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, वो करंट को अपोज करेगा। XL मीन्स क्या है, इंडक्टर करंट को अपोज करेगा। और Z मतलब क्या है, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होके जो करंट को अपोज होगा उसे हम बोलेंगे Z, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीनों क्वांटिटीज़ है, ऑल दिस थ्री क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड इन ओहम, ठीक है दोस्तों। तो इनसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो आपका ये डायग्राम बनेगा इसे हम बोलेंगे इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो इम्पेडेंस ट्रायंगल जो रहता है वो इंडिकेट करता है आपका इम्पेडेंस क्या है, आपका रेजिस्टेंस कितना है और आपका रिएक्टेंस कितना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इम्पेडेंस ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इम्पेडेंस ट्रायंगल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर रहता है, उस पे से आप नंबर ऑफ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो आप उस पे से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके जो इम्पेडेंस ट्रायंगल है उसमें Z रहता है, तो अगर आप ये लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा Z, मतलब सर्किट का इम्पेडेंस कितना है, तो वो बनेगा, उसका फॉर्मूला रहता है इन रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बाद में ये इम्पेडेंस ट्रायंगल में आपके पास क्या है, R है और Z है। अगर आप R और Z का रेशियो लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके सर्किट का पावर फैक्टर कितना है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाद में ये ट्रायंगल में आपके पास क्या है, XL है और R की वैल्यू है। अगर आप उनका tan इनवर्स लेते हैं, XL और R के रेशो का अगर tan इनवर्स लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, फेज डिफरेंस कितना है सर्किट में, ठीक है दोस्तों। और एक बात जो अभी तक आपने देखी नहीं होगी कि इम्पेडेंस ट्रायंगल आपको बता सकता है कि आपका करंट लीडिंग है या लैगिंग है। तो अब ये आप कैसे पहचानेंगे, तो अगर आपका इम्पेडेंस ट्रायंगल ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है तो आप बोलेंगे करंट इज लैगिंग, और इम्पेडेंस ट्रायंगल ऐसा नीचे की डायरेक्शन में अगर दिखता है तो आप बोलेंगे करंट इज लीडिंग, ठीक है। तो इम्पेडेंस ट्रायंगल पे से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेदर योर करंट इज लीडिंग और लैगिंग, ठीक है। और एक टेस्ट है उसके लिए, अगर आपके इम्पेडेंस ट्रायंगल में एक्सेल दिखाई दे रहा है इट मीन्स योर सर्किट इज इंडक्टिव, और इंडक्टर में क्या रहता है, करंट इज लैगिंग रहता है, ठीक है। अगर आपके इम्पेडेंस ट्रायंगल में अगर यहाँ पे आपको एक्सेल की जगह XC दिखाई दे रहा है देन यू कैन से दैट इट इज योर सर्किट इज कैपेसिटिव, और कैपेसिटर में हमेशा करंट जो है वो लीडिंग रहता है। तो इस प्रकार आप इम्पेडेंस ट्रायंगल देख के बहुत सारे पैरामीटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पेडेंस ट्रायंगल। दोस्तों अभी हमारा जो लास्ट पैरामीटर यहाँ पे बचा है वो है पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर की तीन अलग अलग इक्वेशन है। तो सबसे पहला इक्वेशन है कॉस फाई। तो कॉस फाई मतलब क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस निकाल लेंगे। बाद में उसका दूसरा फॉर्मूला जो जैसे हमने ऊपर दिखाया है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस, अगर उसका रेशियो लेते हैं तो भी आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। या फिर तीसरा फॉर्मूला जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है, तो वो क्या रहता है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। अगर आप एक्टिव पावर मतलब जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका, और टोटल पावर अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है VI cos फाई, और एपरेंट पावर का फॉर्मूला रहता है VI। इसका हम इक्वेशन सेपरेटली अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतना
समझ लीजिए एक्टिव पावर रहता है वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर जो रहता है वो रहता है वी आई साइन फाई, ठीक है, और एपरेंट पावर यानी टोटल पावर जो रहता है वो v इंटू आई। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो रहता है हमारा, उसमें आपका फाई की वैल्यू कितनी रहेगी 0 डिग्रीज, मतलब वोल्टेज और करंट इन फेज है। अगर उसका हम पावर फैक्टर निकालते हैं तो कॉस ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 1, मतलब आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर हमेशा क्या रहेगा यूनिटी। अगर आपका सर्किट प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव है तो आपका फेज डिफरेंस रहता है 90 डिग्रीज। अगर उसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो कितना बनेगा 0। तो दोस्तों अभी हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव भी नहीं है और प्योरली इंडक्टिव भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर मैक्सिमम कितना रह सकता है यूनिटी यानी 1, और मिनिमम कितना रह सकता है 0। अभी अगर हमारा सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0 भी नहीं रहेगा और 1 भी नहीं रहेगा, इट विल वेरी इन बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपके सर्किट में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, या फिर रेजिस्टर के साथ में इंडक्टर या फिर रेजिस्टर के साथ में कैपेसिटर है, तो आपका पावर फैक्टर जो बनेगा वो 0 और 1 के बीच में वेरी होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पावर फैक्टर जो रहता है इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, उसको कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन उसके दो टाइप्स रहते हैं, एक को बोलेंगे आप लैगिंग पावर फैक्टर और एक को बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, उसके लिए हमें ये कौन डिसाइड करेगा, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द करंट। अगर आपके सर्किट में करंट लैगिंग है तो डेफिनेटली आपका पावर फैक्टर जो है वो भी क्या रहेगा लैगिंग। अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग है इट मीन्स व्हाट, योर सर्किट, आपके सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में लीडिंग है। ठीक है दोस्तों, और पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितना रह सकता है 1। आपका पावर फैक्टर कभी भी 0 के नीचे नहीं रहेगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज वेरी इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो पावर फैक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप, लैगिंग रह सकता है और लीडिंग रह सकता है। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर मतलब करंट इज लैगिंग, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब करंट इज लीडिंग। तो पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है वो करंट से पता चल सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सीरीज आरएल सर्किट, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई भी डिफ़िकल्टी है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।